रहीम सैयदना करीमन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग लेक्चर नंबर 11 के साथ आपसे मुखातिब हैं, जिसमें हम लोगों ने सॉलिड के जो क्वेश्चन थे चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज में, उसका आज हमने लास्ट क्वेश्चन टेकअप करना है। अगर आप इस लास्ट क्वेश्चन को देखें तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसके कौन कौन से पार्ट आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल हैं? छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां और 11वां। बाकी आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन पढ़ें और फिर इसका आंसर देखें तो आपको समझ आ जाएगी कि इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। देखें क्वेश्चन नंबर 6 देखें, अगर आप इसको गौर से देखें तो इसमें लिखा क्या हुआ है? इसमें लिखा ये हुआ है कि सॉरी ये देखें, ये जी क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो ये कहता है कि amorphous solid like glass is also called supercooled liquid। अब सुपरकूल्ड लिक्विड का कॉन्सेप्ट मैंने कल भी आपको दिया था, जिसमें आपने कहना है कि सुपरकूल्ड लिक्विड का मतलब है इसको बहुत तेजी से ठंडा करना। अब इसका आंसर अगर आप देखें तो यही लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, amorphous solids आर लिक्विड्स। ठीक है, तो सुपर कूल्ड लिक्विड्स जी। देखें, द टेम्परेचर ऑफ मैनी लिक्विड में बी लोअर्ड बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट बिफोर क्रिस्टलाइजेशन बिगिन। मतलब इसका मतलब क्या है कि इस लाइन का मतलब क्या है कि बहुत सारे लिक्विड्स हैं जिनको क्रिस्टलाइज करने के लिए हमें जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट से लो टेम्परेचर करना पड़ता है। फ्रीजिंग पॉइंट से लो, जैसे बर्फ जो है वो 0 डिग्री C से कम टेम्परेचर पे अपने आप को मेंटेन रखती है। माइनस में हो तो बर्फ बर्फ रहती है ना, अगर 0 पे आ रहा है तो वो तो पिघलना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि हमें किसी भी चीज को क्रिस्टलाइज करने के लिए यानी सॉलिड बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर को कम करना पड़ता है, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट से भी कम टेम्परेचर रखना पड़ता है। ठीक है, अ लिक्विड एग्जिस्टिंग एट a temperature below the freezing point is said to be undercooled or supercooled liquid। यानी वो लिक्विड जो फ्रीजिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर भी मौजूद रहे, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? सुपर कोल्ड लिक्विड। इट इज अ मेटास्टेबल कंडीशन। मेटास्टेबल का मतलब है आरजी स्टेबल होते हैं। आरजी स्टेबल का मतलब है कि वो ज्यादा स्टेबल नहीं होते। इट इज नॉट इन इक्विलिब्रियम विद इट्स सॉलिड लिक्विड मटेरियल। यानी ये लिक्विड और सॉलिड के दरमियान उसमें भी नहीं होते, इक्विलिब्रियम में भी नहीं होते। अगर आप देखें ना, बर्फ को 0 डिग्री C पे पिघलाएं तो 0 डिग्री C पर बर्फ पानी में भी जाती है और 0 डिग्री C पर पानी बर्फ में भी आता है। तो ये एक तरह का इनका इक्विलिब्रियम आ जाता है। और अगर आप इस इक्विलिब्रियम को देखें तो सुपर कूल्ड लिक्विड में ऐसा नहीं होता। सच एज फ्यूज ग्लास कैन नॉट रेडिली इनटू द पोजीशन ऑफ ए रेगुलर क्रिस्टल लैटिस। यानी अगर पिघला हुआ शीशा जो है, अगर आप उसको ठंडा करें तो वो दोबारा से वैसी रेगुलर क्रिस्टल्स नहीं बनाता। एज द टेम्परेचर इज लो, जो ही टेम्परेचर कम करते हैं, हाँ, मोबिलिटी ऑफ द पार्टिकल डिक्रीज हो जाती है एंड बिकम हार्ड विदाउट रेगुलर अरेंजमेंट। यानी ग्लास के केस में ये बाकायदा तरतीब के बगैर, क्रिस्टलाइन शक्ल बने बगैर सख्त हो जाते हैं। ठीक है, सच मटेरियल आर कॉल्ड अमॉर्फस सॉलिड। तो इसका मतलब ये हुआ कि अमॉर्फस और ग्लास दोनों एक ही चीज हैं। अमॉर्फस सॉलिड लाइक ग्लास एक ही चीज है। आप इसको अगर गौर करें तो इसमें इनकी कोई बाकायदा शेप नहीं होती। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 को अगर आप देखें जी, क्वेश्चन नंबर 7 को अगर आप देखें तो लिखा हुआ है क्लीवेज ऑफ अ क्रिस्टल इटसेल्फ एंड एनिस्ट्रोपिक बिहेवियर। एनिस्ट्रोपिक बिहेवियर के बारे में आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि एनिस्ट्रोपिक प्रॉपर्टीज वो वाली प्रॉपर्टीज होती हैं जो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होती हैं। तो अगर आप डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टीज की बात करें तो उन प्रॉपर्टीज को हम
एनिस्ट्रोपिक प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया, क्लीवेज ऑफ द क्रिस्टल इज एन आइसोट्रोपिक बिहेवियर। आइसो का मतलब क्या होता है, एक जैसा बिहेवियर, तमाम डायरेक्शन में एक जैसा बिहेवियर शो करेंगी, यानी टूटेंगी तो तमाम डायरेक्शन में एक ही सिमत में टूटेंगी। अगर आप मसलन अगर आपने जो है वो किसी सॉलिड को तोड़ना है और उसको तोड़ने के लिए आप जिस मर्जी डायरेक्शन से फोर्स लगाएं, आप लोगों को जो है वो जो प्लेन होगी वो सेम मिलेगी। मिसाल के तौर पर इसका आंसर ये लिखा हुआ है, एनिस्टॉपिक। अच्छा, अब क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है आइसोट्रोपिक बिहेवियर, लेकिन यहाँ पर आपको दिया हुआ है एनिस्ट्रोपिक बिहेवियर। तो मैं 1 मिनट बुक से एक दफ़ा इसे कंफर्म कर लूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। हाँ जी। जी बच्चों, ये मैंने देखा है कि क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो क्लीवेज ऑफ द क्रिस्टल इटसेल्फ एनिस्ट्रोपिक बिहेवियर है। एनिस्ट्रोपिक बिहेवियर का मतलब क्या होता है कि जो मैंने क्वेश्चन पहले समझाया वो इस तरह नहीं है, ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है, क्लीवेज ऑफ द क्रिस्टल इटसेल्फ एनिस्ट्रोपिक बिहेवियर। एनिस्ट्रोपिक बिहेवियर का मतलब क्या होता है कि वो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं। और इसका आंसर अगर आप देखें तो ये देखने क्या लिखा हुआ है, एनिस्ट्रोपिक क्रिस्टल हैविंग डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। मुख्तलिफ सिमतों में प्रॉपर्टीज की इंटेंसिटी या प्रॉपर्टी की जो शिद्दत है वो डिफरेंट होती है, इज कॉल्ड क्लीवेज। अब देखें, क्लीवेज इज एन एनिस्ट्रोपिक प्रॉपर्टी बिकॉज मैनी क्रिस्टल हैव अ स्पेसिफिक क्लीवेज प्लेन। हर एक की खास क्लीवेज प्लेन होती है, एंड कैन बी कट ओनली इन दैट प्लेन। वो सिर्फ उसी प्लेन में काटी जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, माइका शीट कैन नॉट बी क्लीव्ड ओनली पैरेलल टू द लेंथ, यानी अगर उसकी लंबाई है तो उसको पैरेलल तरीके से काटें। पैरेलल का मतलब क्या होता है कि उसको जो जिस तरह उनके लेयर दर लेयर, यानी जो उनकी तहें पड़ी होती हैं, अगर आप उसकी तहों में उसको काटना चाहें तो आप उसे काट नहीं सकते। एंड नॉट इजीली इन अदर डायरेक्शन, सॉरी, ओनली क्लीवेड इन पैरेलल डायरेक्शन। पैरेलल डायरेक्शन में वो क्लीव्ड होती है, यानी अगर सिमतें पड़ी हों, मतलब आपके पास जो उसकी लेयर्स हैं वो पड़ी हों, लेयर दर लेयर, लेयर दर लेयर, मतलब एक लेयर है उसके ऊपर दूसरी लेयर है उसके ऊपर तीसरी लेयर है। अगर आप उसे छुरी के साथ उन तहों के डायरेक्शन में काटेंगे जहां जहां से वो आपको नजर आ रही होंगी कि ये एक लेयर है, दूसरी लेयर है, तीसरी लेयर है, तो अगर आप उसको पैरेलल तरीके से एक्स एक्सिस के अलोंग काटेंगे तो वो इजीली कट जाएगा, किसी और डायरेक्शन में वो नहीं कटेगा। तो इट मींस कि क्लीवेज एक एनिस्ट्रोपिक प्रॉपर्टी है, डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट बिहेवियर शो करती है। पैरेलल में ये काटी जा सकती हैं, तोड़ी जा सकती हैं, क्लीव की जा सकती हैं, मगर किसी और डायरेक्शन में उसको क्लीव नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब ये हुआ क्लीवेज एक एनिस्ट्रोपिक बिहेवियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8 जी। तो बच्चों देखो, अब ये क्वेश्चन नंबर 8, क्रिस्टल शोइंग आइसोमॉर्फिज्म मोस्टली हैव सेम एटॉमिक रेशो। हाँ, जब मैंने आपको आइसोमॉर्फिज्म का क्वेश्चन बताया था तो मैंने कहा था कंपाउंड डिफरेंट होते हैं लेकिन उनमें एटॉमिक रेशो क्या होती है, सेम होती है, जिसकी वजह से उनकी जो है वो उनकी जो शेप होती है, क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है, वो सेम होती है। अब इसका भी आंसर आपकी बुक में यहाँ पे मौजूद है, अगर आप इसे पढ़ लें। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि आप लोगों ने याद जहां से मर्जी कर लें, ठीक है, कॉन्सेप्ट यहां से ले लें, इसमें कोई इशू नहीं है। देखें, क्रिस्टल शोइंग आइसोमॉर्फिज्म मोस्टली हैव सेम एटॉमिक रेशो, ये क्वेश्चन है। जी, अमॉर्फस सब्सटेंस हैव सेम रेशो ऑफ एटम इन देम। अब इसकी एग्जांपल है, देखें, आपकी वही बुक वाली एग्जांपल उसने ली हुई है। सोडियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, 1 and 1 रेशो, शेप कौन सी है, क्यूबिक है। सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट 1:3 की रेशो है, और रोम्बोहेड्रल इसकी शेप है। इन एग्जांपल में इसे होता है कि आइसोमॉर्फ्स जो हैं वो उन सभी की एटॉमिक रेशो क्या होती है, सेम होती है। द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट एटम सिमिलर इन आइसोमॉर्फस सब्सटेंस। आइसोमॉर्फस सब्सटेंस वो होते हैं जो एक दूसरे जिनके आइसोमॉर्फ्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, मतलब जो एक ही शेप में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये एक आइसोमॉर्फ्स
मॉर्फस सब्सटेंसेज हैं क्योंकि इनकी शेप सेम है। इनकी शेप सेम क्यों है? क्योंकि इनकी रेशो सेम है। रेशो सेम देख लें आप, एविडेंस फ्रॉम दैट आंसर देखें क्या लिखा हुआ है कि ये सोडियम नाइट्रेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट क्या क्या रेशो है? 1:3 की। इसका मतलब है रेशो सेम तो इनकी शेप भी सेम होगी। थैंक यू। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन 9, ट्रांजिशन टेम्परेचर is shown by element having allotropic form। ट्रांजिशन टेम्परेचर जो है ना सिर्फ एलोट्रोपिक फॉर्म में पाया जाता है। मतलब ये बात तो सही नहीं है। मेरा ख्याल है कि कंपाउंड में भी ट्रांजिशन टेम्परेचर पाया जाता है जिसमें एक कंपाउंड डिफरेंट क्रिस्टलाइन शेप में होता है। अगर आप उसकी शेप को देखें तो देखें लिखा हुआ है कि ट्रांजिशन टेम्परेचर इज शोन बाय एलिमेंट हैविंग एलोट्रोपिक फॉर्म। आप इसका आंसर भी चेक कर लें, फिर उसके बाद आपको इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं जी। तो ट्रांजिशन इज गिवन बाय एलिमेंट हैविंग एलोट्रोपिक फॉर्म एंड बाय कंपाउंड शोइंग पॉलीमॉर्फिज्म। हाँ, शायद कंपाउंड का भी जिक्र हो क्वेश्चन में, देख लें अगर कंपाउंड का जिक्र है। एंड बाय कंपाउंड शोइंग पॉलीमॉर्फिज्म, बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों को, कंपाउंड और एलिमेंट दोनों को डिस्कस करना पड़ेगा हमें। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर, द टेम्परेचर एट विच टू क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेज एलिमेंट और ए कंपाउंड कैन कोएग्जिस्ट इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर। ये तो ट्रांजिशन टेम्परेचर की डेफिनेशन होगी। और अगर आप उसके बाद इफ substance has only one form, no concept of transition temperature is used। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ट्रांजिशन टेम्परेचर उसी वक्त ही एग्जिस्ट करेगा जब आपके पास दो डिफरेंट क्रिस्टलाइन शेप होंगी एक ही सब्सटेंस की जो उस टेम्परेचर पे को एग्जिस्ट करेंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसकी एक ही मतलब क्रिस्टलाइन शक्ल है तो उसका कोई ट्रांजिशन टेम्परेचर नहीं होगा। वो एक से दूसरे में चेंज जो है ही एक, वो दूसरे में कैसे चेंज होगा? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ एलिमेंट की एलोट्रोपिक फॉर्म में और कंपाउंड की पॉलीमॉर्फिक जो शेप्स हैं उनमें ये एग्जिस्ट करता है ट्रांजिशन टेम्परेचर। सिंगल जो है वो फॉर्म में ये एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखें। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है जी? वन ऑफ द यूनिट सेल एंगल हेक्सागोनल क्वेश्चन इज 120। हेक्सागोनल क्वेश्चन में 120 एंगल है। आपने इसके डायग्राम बना के इसको एविडेंटली प्रूव करना है और इसका आंसर भी देख लें, आपकी बुक में लिखा हुआ है। और देखें वही उसने डायग्राम बनाई हुई है जैसे मैंने आपको बना के दिखाई हुई है। इसमें जो है वो अल्फा और बीटा जो है वो 90 डिग्री के इक्वल होंगे, गैमा जो है वो क्या होगा 120 डिग्री के। तो अगर आप इसकी डायग्राम बनाएं तो आपको वाकई पता चल जाएगा कि 120 डिग्री का है। और अगर आप उसके जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में ये जो मुख्तलिफ जो गैमा एंगल्स हैं वो अगर 120 120 120 अगर देखें तो तीनों का सम जो है वो क्या होता है जो है वो 360 होता है। लेकिन अगर आप इसको मैथमेटिकली प्रूव करना चाहें तो ये हेक्सागोनल एंगल में 360 डिग्री में से 6 एंगल्स हैं। 6 एंगल में से जो है वो 180 एंगल जो दो अल्फा और बीटा 90 प्लस 90 अल्फा और बीटा को माइनस कर दें तो आपके पास तीसरा एंगल जो है वो 120 डिग्री का ही बनेगा। आप यहां से देख सकती हैं। देखें ये फिर से देख लें, टोटल 6 एंगल्स हैं। 6 एंगल्स होते हैं अल्फा बीटा गैमा के हिसाब से अगर देखे जाएं तो ये यहाँ पे 3 ऊपर हैं, ऊपर वाली प्लेन में एंगल्स हैं, 3 नीचे वाली प्लेन में। तो अगर आप इनको जो है वो 360 को 6 पे डिवाइड करें तो आपके पास क्या आता है, जो भी आंसर आता है उसको 60 आएगा। आप इसको फिर 180 में से माइनस करें क्योंकि 180 कहाँ से आया, 180 अल्फा और बीटा के एंगल से आया जो दोनों किसके इक्वल हैं 90 प्लस 90 के। देखें ये दोनों 90 प्लस 90 हैं। तो अगर आप इनको 90 अल्फा और बीटा दोनों 90 के हैं तो 90 और 90 को जमा करें तो 180 बनता है। 180 की शेप में अगर आप देखें तो उसमें ये 180 में से
360 डिवाइडेड बाय 6, ये 6 कहाँ से आया? 6 देखें तो आप डायग्राम में देखें, 3 एंगल नीचे हैं, ये वाले 1 2 और 3 और 3 ही ऊपर हैं, तो ये टोटल 6 एंगल होंगे। तो 360 को 6 पे डिवाइड करें, जो आंसर आता है उसको 180 में से माइनस कर दें, तो आपके पास क्या आ जाता है 120 डिग्री, और 120 डिग्री जो है वो इसका एंगल है। आप इसके बस डायग्राम बना दें और उसके बाद इसके बारे में बता दें कि एक एंगल 120 डिग्री का होता है, और इसकी ज़रूरत नहीं है इतना प्रूफ करने की, बस वो आप जहन में रख लें कि क्या लिखा हुआ है, आपने इसको ऐसे ही याद कर लेना है। थैंक नेक्स्ट नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 11, electrical conductivity of metal decreases by increasing the temperature। यानी किसी भी मेटल की, हालांकि ये क्वेश्चन आपके बुक में मतलब स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि टेम्परेचर बढ़ने से मेटल की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम हो जाती है। कैसे कम होती है वो मैं आपको आंसर से बता देता हूँ। देखें, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीज बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ये तो वही बात है जो क्वेश्चन में पूछी गई है। अब क्यों ऐसा होता है? when we increase the temperature by of metal, the positive ions begin to vibrate। अब पॉजिटिव आयन एक वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। इस वाइब्रेशन के दौरान जो है वो पॉजिटिव आयन की मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हिंडर्ड हो जाती है। हिंडर्ड का मतलब क्या होता है? उसमें रुकावट आ जाती है, और ये हिंड्रेंस यानी ये रुकावट इन मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस द इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जिन्होंने चार्जेस हैं, जिन्होंने फ्लो करना है और करंट को फ्लो करवाना है, अब वो अगर उनकी जो है वो मोबिलिटी को आप कम कर देंगे, तो फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। चलें, आज के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह हम लोग अपने 5वें चैप्टर के साथ आएंगे, और 5वें चैप्टर में मैं इस तरह करूंगा कि मैं आपको इस तरीके से उसका दूंगा कि वो उनको दोबारा से गिनती 1 से शुरू करेंगे। चैप्टर 5 लेक्चर 1, चैप्टर 5 लेक्चर 2, चैप्टर 5 लेक्चर 3, इस तरह पता चल जाएगा कि हमने कितने लेक्चर में 5वां चैप्टर खत्म किया करना है या कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको कल 5वें चैप्टर के साथ मिलूंगा। थैंक यू सो वेरी मच।